Hello everyone, this is Pratibha and you are with YouTube channel of B2E Learning। स्टूडेंट, अपना पूरा सीरीज चल रहा था क्विक रिवीजन प्रोग्राम का और इस प्रोग्राम में हम आज चैप्टर ले रहे हैं रेस्पिरेशन। सबसे पहले कोई हमसे पूछे कि रेस्पिरेशन इन प्लांट्स यानी सेल्यूलर रेस्पिरेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है। देखिए बेटा, सबसे पहले तो रेस्पिरेशन का मीनिंग समझते हैं, उसके बाद हम आएंगे इसकी मैकेनिज्म पर। रेस्पिरेशन का मतलब जो भी हमने फूड प्रोडक्ट खाया है उस फूड प्रोडक्ट का छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना और उससे एनर्जी का रिलीज होना, ये रेस्पिरेशन है। ओके, चलिए सबसे पहले आपने बताया कि टॉपिक का मतलब क्या है, मतलब समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? रेस्पिरेशन का मतलब जो भी हमने फूड मटेरियल खाया है, जैसे कि हमने कार्बोहाइड्रेट खाया है या फिर हमने लिपिड खाया है या फिर हमने प्रोटीन खाया है, जो भी मटेरियल हम इनगल्फ कर रहे हैं, अगर प्लांट की आप बात करोगे तो प्लांट फोटोसिंथेसिस से अपना फूड बना लेता है, लेकिन एनिमल्स क्या करते हैं, प्लांट पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं। तो हम जो भी मटेरियल खाते हैं उस मटेरियल से हमें एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी हमें कैसे मिलती है, उस पूरी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे। ठीक बात है, यानी कि आपने बताया कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का सिंपल मॉलिक्यूल में ब्रेक होना रेस्पिरेशन है। डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूटेगा एनर्जी रिलीज करने के लिए, तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगी बेटा? ये प्रोसेस कहलाएगी एक्सर्गोनिक प्रोसेस, राइट। एक्सर्गोनिक मींस एनर्जी रिलीज हो रही है। सबसे बड़ी खास बात बेटा जो ध्यान रखने की है कि जो मॉलिक्यूल एनर्जी रिलीज कर रहा है वो एक सिंगल स्टेप में एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा है, मल्टीपल स्टेप में एनर्जी रिलीज हो रही है। ऐसा नहीं है कि भाई जैसे ये कोई कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल है, उसने एक ही स्टेप में सारी एनर्जी रिलीज कर दी, ऐसा कोई बम तो पूरा का पूरा बस्ट होने से रहा। एनर्जी जो रिलीज होगी वो स्टेप वाइज तरीके से होगी, यानी कि आपने बताया रेस्पिरेशन जो है वो मल्टीपल स्टेप में होता है, यानी कि स्टेप वाइज एनर्जी रिलीज, राइट बेटा। यानी कि हम छोटे छोटे स्टेप्स में एनर्जी का निकलना पढ़ेंगे और यही छोटे छोटे स्टेप्स जो है आपको ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल या फिर ETS की फॉर्म में दिखाई देंगे। ठीक, चलिए एक और इंपॉर्टेंट खास बात कि मैडम यहां पे एनर्जी निकल रही है, बड़ा मॉलिक्यूल छोटे छोटे मॉलिक्यूल बना रहा है, तो बेटा इस पूरे पाथवे में छोटे मॉलिक्यूल जो है वो मिलके बड़े मॉलिक्यूल्स भी बनाते हैं, यानी यहां पे दोनों चीजें हो रही है। छोटे मॉलिक्यूल से बड़ा मॉलिक्यूल भी बन रहा है और बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल भी बना रहे हैं, यानी इसे हम बोलते हैं एम्फीबॉलिक पाथवे। एम्फीबॉलिक का मतलब कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म दोनों चीजें हो रही है। यानी ओवरऑल आज हमने रेस्पिरेशन में क्या पढ़ा है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, हमें इस लेक्चर के बाद में क्या क्या चीजें माइंड में रहनी चाहिए, कौन कौन से आपके क्वेश्चंस हैं जो आप इस चैप्टर को से रिलेटेड सोचते हैं, वो सारी बातें सुनिए। सबसे पहले रेस्पिरेशन है क्या? रेस्पिरेशन का मतलब रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट का लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेकडाउन। डन। नेक्स्ट आपने बोला ये एक एक्सर्गोनिक प्रोसेस है, एनर्जी रिलीज हो रही है। इसको फोटोसिंथेसिस से कंपेयर करोगे ना तो फोटोसिंथेसिस एंटरगोनिक प्रोसेस है, जो सन से लाइट आई है वो एब्जॉर्ब की जाती है। यहां पर कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में जो एनर्जी है बेटा वो एनर्जी निकल रही है, और वो भी कैसे निकल रही है, स्टेप वाइज तरीके से। नेक्स्ट ये एम्फीबॉलिक पाथवे मींस इसमें कैटाबॉलिज्म भी होगा। कैटाबॉलिज्म अपन किसे कहते हैं बेटा? जिसमें बड़े मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूटे, ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है। और इसी में छोटे छोटे इंटरमीडिएट्स जो होते हैं ना वो बड़ा मॉलिक्यूल भी बनाते हैं, मींस ये एनाबॉलिक प्रोसेस भी है। तो दोनों है, तो मिला के आपने क्या बोला? आपने बोला एम्फीबॉलिक पाथवे। अब ये साइकिल हो कहां पे रही है? अगर इतनी बात आपने नोट कर ली हो तो हमें एक छोटी सी सेल जो है वो बनानी है। छोटी सी सेल जो है वो ड्रॉ करते हैं। कोई भी सेल आप ले सकते हो, आप प्लांट सेल ले सकते हो, आप एनिमल सेल ले सकते हो, क्योंकि एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो सबको है, चाहे बैक्टीरिया हो, फंगल सेल हो, प्लांट सेल हो, एनिमल सेल हो, कोई भी एक सेल ली। ये बेटा एक सेल ड्रॉ कर ली, ठीक बात।
ये सेल, इस सेल के अंदर जो ऑर्गनली अभी हमारे काम का है, हम उस ऑर्गनली को बना लेते हैं। भाई सेल में तो बहुत सारे ऑर्गनली होते हैं, अभी हमारे काम का ऑर्गनली कौन सा है? हमारे काम का ऑर्गनली है माइटोकॉन्ड्रिया, और ये इसकी इनर मेम्ब्रेन जो कि फोल्डेड है, फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन। सबसे पहले जो भी फूड प्रोडक्ट हमने खाया, सपोज कार्बोहाइड्रेट खाया, ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 कार्बन का ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज का क्या होगा भाई? ये 6 कार्बन का ग्लूकोज जो है ये साइटोप्लाज्म में ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद क्या बनाएगा? पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के। ये 6 कार्बन का जो ग्लूकोज है ये 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में ब्रेक होगा, और उस मॉलिक्यूल को अपन बोलेंगे पायरुविक एसिड। इसके बनेंगे 2 मॉलिक्यूल। ये रिएक्शन कहां पे हो रही है? किसी ऑर्गनली में नहीं हो रही है बेटा, ये रिएक्शन हो रही है साइटोप्लाज्म में। ये रिएक्शन आपकी हो रही है साइटोप्लाज्म में। यानी एक बात हमें समझ में आई कि रेस्पिरेशन का पहला स्टेप क्या है? ग्लूकोज का पार्शियल ब्रेकडाउन। हम इसे कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं कह रहे। कंप्लीट ब्रेकडाउन का मतलब होता कि ये 6 कार्बन का ग्लूकोज जो है ये CO2 में टूट गया। ये CO2 में तो नहीं टूटा है, ये तो पायरुविक एसिड में टूटा है। इसका मतलब ये पार्शियल ब्रेकडाउन है, और इस पार्शियल ब्रेकडाउन का हम नाम रखते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस मींस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, ग्लाइकोलाइसिस। डन। अब ये ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस जो है ये साइट क्या है इसकी? सेकंड पॉइंट, इसकी साइट क्या है? इसकी साइट है साइटोप्लाज्म। ये आपके नीट का दूसरा क्वेश्चन बन गया। पहला क्वेश्चन कि रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट टूटेगा कैसे? ग्लाइकोलाइसिस से टूटेगा। कहां पर टूटेगा? साइटोप्लाज्म में। अब तीसरा क्वेश्चन, थर्ड वन इज कि क्या इस स्टेप में आपको कोई CO2 रिलीज होता हुआ दिख रहा है? भाई 6 कार्बन लिए थे आपने, और यहां पे 6 कार्बन आपको वापस मिल गए। इसमें बेटा ना तो कोई ऑक्सीजन काम में आती है, ना ही इसमें कोई CO2 रिलीज होती है। कोई ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं हुई है, CO2 रिलीज नहीं हुई है। इसका मतलब ये एरोबिक एंड एरोबिक दोनों के बीच में कॉमन पाथवे है। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है उसमें भी ग्लाइकोलाइसिस, और अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है उसमें भी ग्लाइकोलाइसिस। ये 10 स्टेप रिएक्शन है, 10 स्टेप रिएक्शन, 10 स्टेप रिएक्शन। आगे इस पायरुविक एसिड का क्या होगा? देखो डिपेंड करता है सेल कैसी है। अगर कोई ऐसी सेल है जिसके पास अच्छा खासा ऑक्सीजन है तो ये पायरुविक एसिड चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद ये ब्रेक डाउन होगा, और हर पायरुविक एसिड से 3 CO2 बनेंगे। यहां पर होगी क्रेब्स साइकिल, क्रेब साइकिल। ठीक बात। साथ साथ में NADH2 निकलेंगे, FADH2 जो कि एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड है, वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में ETS करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर ETS परफॉर्म करेंगे। ये माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें ETS होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और क्रेब्स साइकिल जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स में होती है। यानी सबसे पहला स्टेप हो गया ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में गया, यहां पे लिंक रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, ETS, ये सारी प्रोसेस होगी। इसका मतलब जो ब्रेकडाउन हो रहा है वो स्टेप वाइज ब्रेकडाउन हो रहा है। डन। चलिए सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बेटा ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। ग्लाइकोलाइसिस वर्ड से क्या पता चल रहा है कि यहां पर जो शुगर मॉलिक्यूल है उसकी स्प्लिटिंग हो रही है। वर्ड से आप समझिए, ये ग्लाइकोलाइसिस एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और इसका मतलब क्या होता है? ग्लाइको मीन्स शुगर एंड लाइसिस मीन्स स्प्लिटिंग। शुगर जो है उसकी स्प्लिटिंग हो रही है। फर्स्ट। सेकंड, इसका एक नाम और है, इसे हम बोलते हैं EMP पाथवे। ये जो 3 आपको फोटो दिख रही है ना, इससे आपको ये चीज क्लियर हो गई है कि हम इसे EMP पाथवे क्यों कहते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले आपने बताया कि इसकी डिस्कवरी 3 साइंटिस्ट ने की है। क्या नाम है उनका? एमडन का E, मेयरहॉफ का M और पार्नस का P।
3 साइंटिस्ट ने इसकी डिस्कवरी की है। कौन कौन से भाई? एम्डन, मेयरहॉफ एंड पार्नस। इनके सरनेम के फर्स्ट लेटर के बेस पर आपने इस पाथवे का नाम रख दिया EMP पाथवे। डन, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी खास बात, आपने बताया कि ये 10 स्टेप रिएक्शन है। अब अगर ये 10 स्टेप रिएक्शन है, पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो क्या सारे स्टेप रिवर्सिबल है या फिर इनमें से कुछ इरिवर्सिबल स्टेप भी है? अभी अपन इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस में। उसके अलावा आपने बताया इसके बारे में कुछ और फेमस बातें। ये कॉमन पाथवे, किस किस के बीच में कॉमन पाथवे है? एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन का कॉमन पाथवे, क्योंकि इसमें ना तो कोई ऑक्सीजन जो है वो काम में आ रही है, ना ही इसमें CO2 रिलीज हो रही है। डन। उसके अलावा अगर हमसे पूछा जाए क्या प्रोकैरियोट में होता है? भाई प्रोकैरियोट को भी तो एनर्जी चाहिए। प्रोकैरियोट में भी ग्लाइकोलाइसिस होता है और यूकैरियोट में भी ग्लाइकोलाइसिस होता है। प्रोकैरियोट में ग्लाइकोलाइसिस कहां पे होता है? साइटोप्लाज्म में होता है। बेटा प्रोकैरियोट में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं है, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस के लिए कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं चाहिए। ग्लाइकोलाइसिस अकर इन साइटोप्लाज्म। तो यहां पर यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट हो, ग्लाइकोलाइसिस कहां पे होगा? साइटोप्लाज्म में होगा। डन। उसके बाद आपने बताया मैम शुगर मतलब कौन सी शुगर? कार्बोहाइड्रेट में कोई पॉलीसैकेराइड टूटेगा या कोई डाइसैकेराइड टूटेगा या कोई मोनोसैकेराइड टूटेगा? बेटा इसमें सबसे फेवरेबल सबस्ट्रेट जो होता है ना ग्लाइकोलाइसिस का, वो ग्लूकोज होता है। अगर हमने खाने में कुछ स्टार्च खाया है तो वो स्टार्च जो है वो आगे ब्रेक डाउन हो जाएगा। वो स्टार्च जो है वो कन्वर्ट होके बनाएगा ग्लूकोज। स्टार्च है क्या? ग्लूकोज की चेन ही तो है। ये स्टार्च ब्रेक डाउन होगा और क्या बना देगा? ग्लूकोज। अगर हमने कोई सुक्रोज मॉलिक्यूल खाया हुआ है, सुक्रोज मॉलिक्यूल, तो वो सुक्रोज मॉलिक्यूल जो है वो इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में ब्रेक होगा, इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और क्या बनाएगा? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। बेटा दोनों पार्टिसिपेट कर सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस में। मोस्ट फेवरेबल सबस्ट्रेट जो है वो ग्लूकोज है। ये जो 10 स्टेप रिएक्शन अपन पढ़ने जा रहे हैं ना ग्लाइकोलाइसिस की, इसके लिए अपन कोई एंजाइम्स की एक ट्रिक भी बना सकते हैं। आपके पास बहुत सारी ट्रिक्स होंगी इसके लिए। देखिए ये जो 10 स्टेप रिएक्शन अपन पढ़ने जा रहे हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए अपन एक छोटा सा कोड लिख लेते हैं। ठीक बात? कोड लिख लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस है क्या? रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिज्म का फर्स्ट स्टेप है, जिसमें हेक्सो शुगर जो है वो 3 कार्बन के कंपाउंड में टूट रहा है। डन। चलिए सबसे पहले तो ये थोड़ी सी जगह वैकेंट करते हैं ताकि हम हमारी ट्रिक लिख सके। ग्लाइकोलाइसिस के वो 10 स्टेप जो हैं, उन 10 स्टेप में से फर्स्ट, थर्ड और लास्ट स्टेप ये इरिवर्सिबल स्टेप होंगे। बाकी के सारे स्टेप जो हैं वो रिवर्सिबल रहेंगे। ठीक बात है? तो इसके लिए आपने एक एंजाइम के जो फर्स्ट लेटर्स हैं उनको लिख लिया। क्या लेटर लिखे भाई? आपने लिखा हिक, ADK, मैक, हिक, ADK और मैक। डन। हिक, ADK, मैक। तो इसमें वो सारे एंजाइम आ गए जो आपको इस रिएक्शन में हेल्प करेंगे। सबसे पहले बेटा अपन ले लेते हैं इसके अंदर H। H मीन्स हेक्सोकाइनेज, यानी कि जो फर्स्ट स्टेप अपन पढ़ने वाले हैं ना, उसमें कहीं ना कहीं काइनेज एंजाइम रोल प्ले कर रहा है। और काइनेज की आदत आपको पता है, या तो वो फास्फोरस ऐड करवाता है या फिर वो फास्फोरस जो है वो रिलीज करवाता है। ठीक बात है? या तो ATP बनेगा या ATP यूटिलाइज होगा। ग्लाइकोलाइसिस के जो इनिशियल स्टेप है, ये सारे स्टेप एनर्जी यूटिलाइजिंग स्टेप है। भाई हमें करना क्या है? हमें रेस्पिरेशन में एनर्जी इकट्ठी करनी है। अब एनर्जी इकट्ठी करने के लिए पहले ग्लूकोज को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो शुरू में एनर्जी का खर्चा होगा, उसमें काम आएगा हेक्सोकाइनेज एंजाइम। इसको एक्टिवेट कौन करता है? आप लिख सकते हो, इसको एक्टिवेट करेगा Mg+2। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि हेक्सोकाइनेज को एक्टिवेट कौन करेगा? Mg+2। अनदर एंजाइम I जो है ये एंजाइम हो जाएगा आइसोमेरेज। ये कोई ना कोई आइसोमर बनाएगा। आइसोमेरेज एंजाइम है, कोई ना कोई आइसोमर बनाएगा।
नेक्स्ट अगेन के का मतलब हो गया काइनेज। ये कोई ऐसा वैसा काइनेज नहीं है, ये इस पूरे ग्लाइकोलाइसिस का पेसमेकर है। जैसे हमारे हार्ट में पेसमेकर नहीं होता जो पूरी कंट्रोलिंग पावर है, उसी तरीके से ये काइनेज फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज ये रेट लिमिटिंग एंजाइम होगा, ये पेसमेकर ऑफ द ग्लाइकोलाइसिस होगा। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं ADK। ए और डी के बीच में एक छोटा सा डॉट मार्क कर लेना। ये डॉट मार्क क्या इंडिकेट करेगा कि एक बीच में स्टेप आएगा जिसमें कोई पर्टिकुलर एंजाइम काम नहीं आ रहा। ठीक बात। यहां पर ए का मतलब क्या हो जाएगा, एल्डोलेज। एल्डोलेज तो मैडम एल्डोलेज का मतलब कि कोई शुगर है जिसका लाइसिस हो रहा है, बिल्कुल। एल्डोलेज का मतलब कि कोई शुगर उसकी स्प्लिटिंग हो रही है। डॉट का मतलब आप समझ ही गए, कोई एंजाइम लेस स्टेप है। एंड डी का मतलब हो जाएगा डीहाइड्रोजिनेज। डीहाइड्रोजिनेज का मतलब हाइड्रोजन का हटना। हाइड्रोजन हटेगा यानी ये ऑक्सीडेशन स्टेप है। ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन का हटना भी है और ऑक्सीजन का ऐड होना भी है। यहां पे हाइड्रोजन रिमूव होगा। अगर यहां हाइड्रोजन रिमूव होगा तो उसको लेगा कौन, उसे लेगा बेटा NAD+। ये अभी अपन इस रिएक्शन में देखेंगे कि NAD+ का रिडक्शन हो रहा है और जो सबस्ट्रेट है उसमें से हाइड्रोजन निकल रहा है। ठीक। नेक्स्ट के मतलब काइनेज, काइनेज एंजाइम। उसके बाद बचे 3 एंजाइम कौन से हैं, उसके बाद M मतलब म्यूटेज, म्यूटेज एंजाइम है। E मीन्स एनोलेज, एनोलेज एंजाइम है। एंड K मीन्स अगेन काइनेज। ये जहां जहां पर भी काइनेज एंजाइम लिखा गया है ना, आप खुद वहां पे Mg+2 ऐड कर लेना। ये सारे के सारे एंजाइम जो है उसे एक बार रिपीट करो, क्योंकि इसी से अभी हमें क्या पढ़नी है, ग्लाइकोलाइसिस। H मीन्स हेक्सोकाइनेज, I मीन्स आइसोमेरेज, K मीन्स काइनेज। उसके बाद ADK एल्डोलेज, डिहाइड्रोजिनेज, काइनेज, फिर म्यूटेज, एनोलेज, काइनेज। डन। एक बार बेटा रिपीट कर लो, तुरंत याद हो जाएगा। नेक्स्ट अपन लेते हैं EMP पाथवे। EMP पाथवे में सबसे पहले करेंगे क्या, हम ले रहे हैं भाई 6 कार्बन की एक शुगर, दैट इज ग्लूकोज। 6 कार्बन की शुगर दैट इज ग्लूकोज। बेटा ये हेक्सोस शुगर जो है ना, ये इनएक्टिव है। अभी शुरू के कुछ स्टेप में बेटा आपको कुछ यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, उसके बाद पे ऑफ बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक बात। चलिए, तो फर्स्ट स्टेप जो है वो इसके अंदर क्या हो जाएगा, एनर्जी यूटिलाइजिंग स्टेप, जिसमें आप ATP का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। ATP जो है ये अपना फॉस्फोरस किसको दे देगा, ग्लूकोज को दे देगा। ATP अपना फॉस्फोरस ग्लूकोज को दे देगा। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर सबने पढ़ रखी है। ये जो हेक्सोस शुगर है इसके 6th नंबर कार्बन पर OH है। ये फॉस्फोरस उस OH को हटा के खुद लग जाएगा, यानी कंपाउंड क्या बनेगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ग्लूकोज के 6th नंबर कार्बन पर फॉस्फोरस ऐड हुआ है, दैट इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। फर्स्ट स्टेप है। कैटालाइज कौन करेगा, अभी हमने एंजाइम पढ़ा था कैटालाइज करने के लिए, हेक्सोकाइनेज। और इस हेक्सोकाइनेज को एक्टिवेट कौन करता है, याद है ना, इसे एक्टिवेट करता है Mg+2। ये 6 कार्बन का क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। डन। नेक्स्ट एंजाइम, अच्छा ये फर्स्ट स्टेप कैसा है, ये फर्स्ट स्टेप इरिवर्सिबल स्टेप है, रिवर्सिबल नहीं है। फर्स्ट, थर्ड और लास्ट स्टेप जो है ये इरिवर्सिबल स्टेप है। ये एलोस्टेरिक एंजाइम से कंट्रोल होते हैं। ठीक बात। एलोस्टेरिक एंजाइम जो कि अपने ही प्रोडक्ट से इनहिबिट होने की कैपेसिटी रखता है। नेक्स्ट, अब सेकेंड एंजाइम कौन सा था, आइसोमेरेज। ग्लूकोज का आइसोमर कौन है, ग्लूकोज का आइसोमर है फ्रक्टोज, राइट। तो यहां पर एंजाइम काम में आएगा आइसोमेरेज, आइसोमेरेज, और ये ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगा उसके आइसोमर में, दैट इज फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फर्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप था फॉस्फोराइलेशन, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो रहा था। सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा, आइसोमराइजेशन।
आइसोमराइजेशन, आप चाहें तो इन सारे के सारे एंजाइम्स को सेम तरीके से लिख सकते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। आइसोमैरेज, ये आइसोमैरेज क्या कर रहा है, ग्लूकोज को उसके आइसोमर फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर रहा है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। डन। नेक्स्ट अगला एंजाइम तो बहुत भयंकर एंजाइम है, दैट इज काइनेज, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। क्या करेगा भाई, एक और एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा, एक और एटीपी का यूटिलाइजेशन होगा, यहां पे एक एटीपी और खर्च होगा और इसका फास्फोरस कहां जुड़ेगा, इसका फास्फोरस जुड़ेगा फ्रक्टोज के फर्स्ट कार्बन पर, फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट। ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल बन गया, ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था ही पहले से। और यहां पे एंजाइम कौन सा काम में आ जाएगा, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज के बारे में आप अलग से लिख लेना, ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है, ये पेसमेकर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस है, पेसमेकर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, रेट लिमिटिंग एंजाइम, पेसमेकर ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। इसका एक्टिवेटर भी Mg+2 और ये स्टेप भी क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल। और इससे पहले वाला स्टेप जो आपने बनाया है ये रिवर्सिबल स्टेप है। डन, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये शुरू के 3 स्टेप थे ना, इसमें आपने बहुत खर्चा कर लिया। अब आता है नेक्स्ट एंजाइम। नेक्स्ट एंजाइम कौन सा है बेटा, एल्डोलेज एंजाइम। मतलब कोई 6 कार्बन की शुगर है, वो शुगर स्प्लिट हो रही है, टूट रही है। फर्स्ट स्टेप फॉस्फोराइलेशन, सेकेंड स्टेप आइसोमराइजेशन, थर्ड स्टेप सेकेंड फॉस्फोराइलेशन। डन। चलिए नेक्स्ट स्टेप लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, हम यहां बना रहे हैं फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट। ठीक बात है, यही मॉलिक्यूल था अपना, फ्रक्टोज 1,6 डाई फॉस्फेट। फ्रक्टोज के फर्स्ट और 6 कार्बन पर क्या लगा हुआ है, फॉस्फोरस। बच्चे ये एल्डोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में टूटेगा। कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, एल्डोलेज। और दिस रिएक्शन इज ऑल्सो इरिवर्सिबल रिएक्शन, ये भी इरिवर्सिबल रिएक्शन नहीं है, रिवर्सिबल। फर्स्ट, थर्ड और लास्ट को छोड़ के सारी की सारी रिवर्सिबल। ये जो स्टेप है इसमें एंजाइम कौन सा काम में आएगा, एल्डोलेज। और ये 6 कार्बन की जो शुगर है ये 3-3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगी। कौन कौन से, एक तो होगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड, 3-PgAl। 3-PgAl का क्या मतलब है, 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है जिसके 3rd नंबर कार्बन पर फॉस्फोरस लगा हुआ है। थोड़ा सा क्लियरली मेंशन करते हैं, ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है जिसके 3rd नंबर कार्बन पर फॉस्फोरस जो है वो लगा हुआ है। इसके अलावा इसमें क्या बनेगा, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, डैप नाम से लिखा जाता है इसे, डाई हैप नाम से भी कई लोग बोलते हैं इसे, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब थोड़ा सा एंजाइम्स की बात कर लेते हैं। यहां पर आपका एंजाइम रहता है बेटा एल्डोलेज, एल्डोलेज एंजाइम रहता है। ठीक बात, कोई दिक्कत नहीं। और ये दोनों के दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आपस में इंटरकन्वर्सेबल है, एक एल्डिहाइड है दूसरा कीटोन है, आपस में इंटरकन्वर्सेबल है। और यहां भी एक एंजाइम काम में आता है, ट्रायोज आइसोमेरेज, ट्रायोज आइसोमेरेज। इन दोनों में से ज्यादा एक्टिव जो है वो 3-PgAl है। इसीलिए यहां पर ये सारा का सारा जो डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये किसमें बदल जाएगा, 3-PgAl में। 3-PgAl के बन जाएंगे 2 मॉलिक्यूल्स, 3-PgAl के बन जाएंगे 2 मॉलिक्यूल्स। डन। तो चलिए ये 3-PgAl के 2 मॉलिक्यूल बन गए। नेक्स्ट क्या होगा बेटा, डॉट पढ़ा था अपन। डॉट का मतलब है कि यहां पर कोई पर्टिकुलर एंजाइम काम में नहीं आ रहा है, यहां पर एक जो फॉस्फोरस इंट्रोड्यूसिंग मॉलिक्यूल है, 2 मॉलिक्यूल आएंगे H3PO4 के, वो अपना फॉस्फोरस इस मॉलिक्यूल को दे देंगे और खुद किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, वाटर में।
ये फॉस्फोरस किसको मिल गया? 3PgAl को मिल गया। और 3PgAl क्या बना देगा? 3PgAl अपने फर्स्ट नंबर कार्बन पर इसे जोड़ लेगा, 1,3-DiPgAl, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड। ध्यान से सुनते जाना बच्चे, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एल्डिहाइड। और ये दो मॉलिक्यूल जो हैं वो इसके बन जाएंगे। ठीक बात है। कितने कार्बन का है ये? 3 कार्बन का। पहले और तीसरे दोनों कार्बन पर क्या लगा हुआ है? फॉस्फोरस। नेक्स्ट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम आ रहा है बेटा, जिसका नाम है डिहाइड्रोजनेज। यहां पर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? एसिड। यानी इस एल्डिहाइड में से क्या होगा? हाइड्रोजन रिलीज होगा। एल्डिहाइड में से हाइड्रोजन रिलीज होने से यहां बनेगा एसिड। और उस हाइड्रोजन को लेगा कौन? उस हाइड्रोजन को लेगा डाइहाइड्रोक्सी, ये जो 1,3-DiPgAl है, इसके हाइड्रोजन लेने आएगा NAD+, और NAD+ खुद का रिडक्शन कर लेगा, कन्वर्ट हो जाएगा NADH2 में। यहां पर जो हाइड्रोजन रिलीज हुए हैं एल्डिहाइड से, उसको किसने ले लिया है? उस हाइड्रोजन को ले लिया है NAD+ ने। एंजाइम कौन सा काम में आया? डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज अल्टीमेटली क्या बन गए भाई? दो मॉलिक्यूल NADH2 के बन गए। आगे अपन पढ़ेंगे NADH2 के एक मॉलिक्यूल से हमें 3 ATP मिलते हैं। यहां पर NADH2 के 2 मॉलिक्यूल बने। ये मॉलिक्यूल माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में जाएंगे और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में जाके ETS परफॉर्म करेंगे। वहां पे इनका होगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, मतलब एक मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इस प्रोसेस में जो प्रोटॉन ग्रेडियंट बनेगा उससे एनर्जी रिलीज होगी। यानी कि यहां पर होगा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत सिंपल स्टेप्स हैं। ये 3 कार्बन का मॉलिक्यूल था, डन। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया भाई? तो आपने बताया ये बदला है 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में, 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड में 2 मॉलिक्यूल बने 3 कार्बन के 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं, एसिड बन चुका है। एक क्विक रिवीजन अपन इसका कर सकते हैं। सबसे पहले ये स्टेप कंप्लीट करते हैं सारे, फिर एक बार ग्लाइकोलाइसिस का फटाफट क्विक रिवीजन करते हैं। डन। चलिए बेटा, तो यहां पर आप पढ़ रहे हैं, हमने लास्ट स्लाइड में क्या देखा था? 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, इसके 2 मॉलिक्यूल, इनके फर्स्ट और थर्ड कार्बन पर क्या लगा हुआ है? फॉस्फोरस लगा हुआ है। 3 कार्बन का ये एक मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट एंजाइम कौन सा काम में आएगा इसमें? काइनेज। अब काइनेज एंजाइम जो इसके अंदर काम में आएगा, काइनेज, तो यहां पर क्या होगा बेटा? एक फॉस्फोरस जो है अब ये डोनेट करेगा। इसका फॉस्फोरस लेने कौन आएगा? इसका फॉस्फोरस लेने आएगा ADP और किस में कन्वर्ट कर देगा? ATP। देखो यहां पर अब एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। पहले जो एनर्जी आपने यूटिलाइज की थी, अब यहां पे एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। सबस्ट्रेट लेवल पर ये एनर्जी बनी है, यानी इसे आप बोलते हैं SLP। SLP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ठीक बात है। बनेगा क्या? फर्स्ट नंबर कार्बन जो है उसका जो फॉस्फोरस है वो तो चला गया, अब क्या बचा? थर्ड नंबर कार्बन के पास फॉस्फोरस बचा है, क्या बन जाएगा? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 मॉलिक्यूल 3 कार्बन के। यहां पर एंजाइम कौन सा काम में आया था? एंजाइम काम में यहां पर आया था काइनेज। इस काइनेज एंजाइम का एक नाम आपने और रख रखा है, ट्रांसफॉस्फोराइलेज। इसी काइनेज का, सभी काइनेज का नहीं, इसका आपने एक नाम रख रखा है ट्रांसफॉस्फोराइलेज। डन, कोई इशू नहीं।
बेटा नेक्स्ट एंजाइम जो काम में आएगा MEK, अपनी वेट चल रही है सीरीज, M यानी म्यूटेज, E यानी एनोलेज, K यानी अगेन काइनेज। डन। तो नेक्स्ट अपन एंजाइम काम में लेते हैं इसमें म्यूटेज। म्यूटेज यानी कुछ ना कुछ इसमें आइसोमर बनाएगा। जो थर्ड कार्बन पर फास्फोरस लगा हुआ है उसे वो सेकंड कार्बन पर शिफ्ट कर देगा और क्या बना देगा, 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 कार्बन के ये 2 मॉलिक्यूल बन गए। ठीक बात, डन। बहुत सिंपल स्टेप्स है। तो यहां पर एंजाइम कौन सा काम में आ गया, सबको पता है, म्यूटेज। म्यूटेज, ये म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में हुआ है। नेक्स्ट एंजाइम कौन सा है, एनोलेज। एनोलेज क्या करता है, इनोल ग्रुप का फॉर्मेशन। इनोल ग्रुप किसे कहते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के हटने से एक कार्बन के ऊपर OH भी आ जाता है और डबल बॉन्ड भी आ जाता है, दैट इज इन प्लस ओल, इनोल। राइट। तो बेटा इसमें आपने बताया ये 2PGA, 2PGA। डन। 2 मॉलिक्यूल हैं 3 कार्बन के, इसमें एक एंजाइम काम में आएगा इनोलेज, और किसमें कन्वर्ट कर देगा इसको, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फॉस्फोइनोल पायरुवेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट में इसे कन्वर्ट कर देगा, दैट इज फॉस्फोइनोल पायरुवेट। 2 मॉलिक्यूल बनेंगे 3 कार्बन वाले फॉस्फोइनोल पायरुवेट के। यहां पे होगा क्या, एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हुआ है। कोई हमसे पूछे एंजाइम कौन सा काम में आ रहा है, तो आपने बोला यहां पर एंजाइम काम में आ रहा है एनोलेज। एनोलेज एंजाइम काम में आ रहा है। ठीक बात। लास्ट स्टेप जो है ये बच्चा रिवर्सिबल स्टेप नहीं होगा, दैट इज इरिवर्सिबल स्टेप। कौन सा एंजाइम काम में आ रहा है यहां पे, काइनेज एंजाइम। यहां पे एंजाइम काम में आएगा पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज एंजाइम। आपने बताया कि यहां पर जो एंजाइम काम में आ रहा है दैट इज पायरुवेट काइनेज। इसे एक्टिवेट कौन करेगा, इसे एक्टिवेट करेगा Mg+2 एंड K+, और इसे ये कन्वर्ट कर देगा पायरुविक एसिड में। 6 कार्बन का ग्लूकोज 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ है, 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ है। तो मैडम इसका फास्फोरस कहां गया, बेटा इसका फास्फोरस जो है ना ये ATP बना देगा। 2 मॉलिक्यूल ADP के 2 मॉलिक्यूल ATP में कन्वर्ट होंगे। जैसे यहां पर SLP से ATP बना था, ये भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से बनने वाला ATP है। ये वो 10 स्टेप रिएक्शन है जिसे आप ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ग्लूकोज की स्प्लिटिंग कहते हैं, एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन का कॉमन पाथवे कहते हैं। प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों के साइटोप्लाज्म में होता है। एनर्जी का काफी बढ़िया सोर्स है बहुत सारी जगह। इसको एक क्विक रिवीजन के साथ में समझना। सबसे पहले 6 कार्बन का ग्लूकोज जो कि इनएक्टिव था, अगर ये इनएक्टिव है इसे एक्टिवेट किसने किया, ATP ने। हेक्सोकाइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या बना, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। आइसोमेरेज ने क्या किया, इसको आइसोमर में कन्वर्ट किया, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अगेन क्या हुआ, फॉस्फोराइलेशन। इससे क्या बना, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। ये है यहां पर फॉस्फोराइलेशन। इसमें यहां ATP यूटिलाइज हुई है, यहां पर भी ATP यूटिलाइज हुई थी। यानी ओवरऑल आपने क्या देखा, शुरू की 3 स्टेप में 2 मॉलिक्यूल ATP की यूटिलाइज हुए। डन। नेक्स्ट आपने एल्डोलेज एंजाइम पढ़ा जो इसे 2 शुगर में कन्वर्ट कर देता है। फिर आगे जो भी रिएक्शन है वो 3PGAL करता है, यहां पर 1,3-डाई-PGAL का बनना। फिर यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जो है वो NADH2 का फॉर्मेशन करेगा, और ये NADH2 जो है ETS में जाके एनर्जी देंगे। तो यहां से कितनी एनर्जी बनी है, एक NADH2 से 3 ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे। 2 NADH2 है, यानी यहां से हमें 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP जो है वो ऑब्टेन होंगे।
आपने यूटिलाइज कितने किए हैं, आपने खर्च कितने किए हैं, 2। ये प्रिपरेशन फेज थी। नेक्स्ट जो चल रही है वो पे ऑफ फेज है। प्रिपरेशन फेज में यूटिलाइज किए हैं, पे ऑफ फेज में क्या करेंगे, हम उसे ऑब्टेन करेंगे। तो यहां ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से 6 ATP मिलेंगे। नेक्स्ट 2 बार SLP हुआ है। ये 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड जो है ये फॉस्फोरस रिलीज करता है और बनाता है 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। देन 2-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड म्यूटेज एंजाइम की प्रेजेंस में, देन H2O का निकलना एनोलेज एंजाइम की प्रेजेंस में, और ये हो जाएगा पायरुवेट काइनेज एंजाइम की प्रेजेंस में ATP का बनना। तो ओवरऑल आपने ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से 6 ATP बनाए, SLP से 4 ATP बनाए और यूटिलाइज कितने किए हैं, 2। यानी अब हमें समझना है क्या रही इसकी एनर्जेटिक्स। सबसे पहले इसी ग्लाइकोलाइसिस को एक बार NCERT से जरूर देख ले बेटा। ये NCERT में दी हुई आपकी ग्लाइकोलाइसिस है। इस ग्लाइकोलाइसिस में ध्यान से समझना क्या प्रोसेस कही गई है। फर्स्ट स्टेप ATP यूटिलाइजेशन स्टेप है, फॉस्फोराइलेशन। थर्ड स्टेप में भी ATP यूटिलाइज हुई है, कोई इशू नहीं बेटा। फर्स्ट और थर्ड स्टेप के अंदर ATP जो है वो आपकी यूटिलाइज हुई है। इसे आप क्या बोल रहे हैं, फॉस्फोराइलेशन। ये फर्स्ट फॉस्फोराइलेशन था और ये सेकंड फॉस्फोराइलेशन था। डन। फिर यहां पे ये NADH2 का फॉर्मेशन देखा है। इसके 2 मॉलिक्यूल हैं तो यहां पर भी NADH2 के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दीजिए। और ये क्या है, ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन है, यानी कि ETS में जाके ये एनर्जी देंगे और इससे हमें टोटल 6 ATP मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। डन। उसके बाद यहां पर क्या हुआ है, ATP फॉर्मेशन मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया गया है। उसके बाद आपने बताया यहां पर फिर से ATP बनेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया गया। और ये लास्ट जो है वो पायरुविक एसिड का बनना जो है वो देखा जाएगा। डन, कोई इशू नहीं। चलिए तो लास्ट अपन एनर्जेटिक्स जो है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो ग्लूकोज जो है 6 कार्बन का, ग्लूकोज 6 कार्बन का जो ग्लूकोज है ये पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ है। पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हुआ है। 3-3 कार्बन के ये 2 मॉलिक्यूल हमें मिले हैं। डन। इसमें हमें एनर्जी क्या क्या ऑब्टेन हुई है, 2 NADH2। ये 2 NADH2 से हमें मिलेंगे 6 ATP और ये जो 6 ATP हैं ये हमें मिलेंगे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से, राइट। फिर हमें 4 ATP जो मिले हैं वो 4 ATP आपको मिले हैं SLP से, राइट। टोटल हमें 10 ATP जो हैं वो ग्रॉस ऑब्टेन हुए हैं। टोटल हमें 10 ATP ग्रॉस ऑब्टेन हुए हैं और इनमें से 2 ATP हम वो माइनस कर देते हैं जो हमने फर्स्ट और थर्ड स्टेप में खर्च किए थे। तो नेट गेन हमारा क्या हो गया, 8 ATP। यानी हमें इस ग्लाइकोलाइसिस यानी कि पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के मिले हैं एंड 8 ATP मिले हैं। बट यहाँ पे एक छोटी सी बात समझने की है, ये 8 ATP हमें तब मिलेंगे जब ये NADH2 जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाके आगे ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन देंगे, यानी कि इन द केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता है तो ये NADH2 जो है ये साइटोप्लाज्म में यूटिलाइज हो जाएंगे और ऐसी कंडीशन में नेट गेन क्या रहेगा, 2 ATP। जो 2 ATP ये जो होंगे 4 ATP, इसमें से 2 तो माइनस कर दोगे आप जो आपने यूटिलाइज किए हैं, नेट गेन 2 ATP। तो ये ओवरऑल आपका ग्लाइकोलाइसिस है बच्चा। इसके बाद आगे की फर्दर प्रोसेस क्रेब्स साइकिल ETS वो अपन आगे के नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।